आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल MK एग्ज़ाम में स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है ये आप लोगों का क्लास 8 के लिए है। तो जो क्लास 8 के बच्चे हैं उसका जो मंथली असेसमेंट निकला है उसके विषय में आज मैंने ये वीडियो बनाया है। तो ये जो मंथली असेसमेंट है आप लोगों का फरवरी महीना का है और ये जो आप लोगों का सत्र है वो 2021-22 का है। कक्षा 8 के लिए ये मंथली असेसमेंट दिया गया है। इसमें कौन कौन सा विषय दिया गया है, इसमें हिंदी दिया है, इंग्लिश दिया है, गणित दिया है, विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान एवं संस्कृत है। इसमें टोटल मार्क आप लोगों का रहेगा 60 फुल मार्क रहेगा, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न का आप लोगों को उत्तर देना है। यहाँ पर जो आप लोगों का हिंदी दिया गया है पहले इसमें दिया गया है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न का संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो पहले इस गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद गद्यांश के अनुसार इसका जवाब देना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये लिखा गया है कि गद्यांश के अनुसार पहले शहर या गांव के बड़े होने का मापदंड क्या था। इसका ऑप्शन दिया गया है वो है आपका नदी है, ठीक है, आबादी है, ज़मीन है और तालाब। तो आंसर हो जाएगा पहला आपका आंसर तालाब। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन दिया गया है वो इस प्रकार है, यहाँ पर जो दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 2 वो इस प्रकार है कि इस गद्यांश में किसकी महत्ता प्रतिष्ठा की गई है। आंसर होगा इसका जो ऑप्शन 4 को दिया गया है वो इस प्रकार है, शहर, एक नंबर जो ए नंबर में है शहर, बी नंबर में गांव, सी नंबर में आबादी और डी नंबर में तालाब। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तालाब। इसमें भी आपका आंसर तालाब ही आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका तो वो इस प्रकार है, यहाँ पर जो दिया गया है देख लीजिए, यहाँ पर दिया है 3 नंबर में, यहाँ पर बोला गया है आपका कि निम्नलिखित शब्दों में ईक प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। ईक लगाकर जितना भी जो आप लोग का दिया गया है यहाँ पर शब्द है इसमें ईक लगाना है, प्रत्यय आप लोगों को ईक लगा के इसमें नए शब्द बनाना है। तो यहाँ पर पहला जो है आपका परंपरा है, तो इसमें परंपरा में आप लोग ईक लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आप लोगों का पारंपरिक, ठीक है, पारंपरिक हो गया। राजनीति है, दूसरा नंबर राजनीति है, राजनीति में आप लोग ईक लगा दीजिएगा तो क्या होगा राजनीतिक। शिक्षा है तो शिक्षा में ईक लगा दीजिएगा तो क्या होगा शैक्षिक। और उसके बाद भूगोल है, भूगोल में ईक लगा दीजिएगा तो क्या होगा भौगोलिक। तो इस प्रकार इसमें ईक लगा कर आप पूरा कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट आपका क्या दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो इस प्रकार दिया गया है कि बिंदु सागर कैसे बना, यह कहाँ पर स्थित है। ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का बिंदु सागर कैसे बना और यह कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा इस प्रकार कि लोगों की महानता है कि कोई तालाब अकेले नहीं है, ठीक है। लोगों की महानता है कि कोई तालाब अकेला नहीं है, वह भरे पूरे जल परिवार का एक सदस्य है, उसमें सबका पानी है और उसका पानी सब में है। ऐसे ही मान्यता रहने वालों ने एक ऐसा तालाब बना दिया जिसका नाम बिंदु सागर है। यह जुड़े हुए भारत का प्रतीक है जिसमें दूर दूर से अलग अलग दिशाओं से पूरी आने वाले भक्त अपने साथ अपनी क्षेत्र का थोड़ा सा पानी ले आते हैं और उसे बिंदु एवं अर्पित कर देते हैं, बिंदु सागर में अर्पित कर देते हैं। तो ये आप लोगों का जो क्वेश्चन है 4 नंबर उसका आंसर इस प्रकार दिया गया है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है देखिए, यहाँ पर जो दिया गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वह है आपका तालाब बांधता धर्म सुभाष पाठ के आधार पर तालाब के लाभों का वर्णन कीजिए। कम से कम 8 पंक्ति लिखिए। इसमें 8 पंक्ति लिखना है आपका तालाब के बारे में। तो तालाब के अनेक लाभ है। 1 नंबर जो दिया गया वो तालाब जल का भंडार और धरती के नीचे जल स्तर को ऊंचा बनाए रखने में उपयोगी है। तालाब से जल संकट से बचा जा सकता है। तालाब से किसी गांव की समृद्धि का भी पता लगाया जा सकता है। तालाब के जल स्तर को
तालाब के जल स्तर को देखकर आने वाले समय की भविष्यवाणी की जा सकती है। वनवासी समाज में तो तालाब का जो स्थान है वह मन पर ही नहीं वरन तन पर भी है। उनके जीवन का एक अनिवार्य अंग तालाब जिसके माध्यम से वे अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये जो आप लोगों का है, इसका जो दिया गया है तालाब के बारे में आप लोगों को बोला है वर्णन करने के लिए, तो ये इस प्रकार वर्णन कर दीजिएगा। आप लोगों का पूरा आपको नंबर मिल जाएगा इसमें, ठीक है। जो नेक्स्ट जो आप लोगों का सब्जेक्ट है वो है आप इसमें आपका इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश में जो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि रीड द लाइन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो, ठीक है। इसमें जो दिया गया है उसके अनुसार इसमें आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन जस्ट आफ्टर इट, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। इसमें जो है 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 4 ऑप्शन में से आप लोगों को एक ऑप्शन जो सही है उसको चुन के लिखना है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका दे वॉच द वर्ड्स इंटेंटली, बी नंबर में आपका नंबरियस क्वेश्चन रोज इन देयर माइंड, सी नंबर में आपका दे स्क्रेटेड सम अगेन टू द कर्निस, और डी नंबर में आपका है श्यामा क्वाइटली बॉट सम राइस फ्रॉम द क्ले पॉट। इसके आंसर जो होगा आपका, इसका आंसर बी नंबर होगा, न्यूमरियस क्वेश्चन रोज इन देयर माइंड, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है वेयर डिड द बर्ड ले देयर एग्स, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसमें जो दिया गया है 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपका एक सही आंसर है। तो आप लोगों को पहले पढ़ के सुनाते हैं कि ऑप्शन क्या क्या दिया है। यहाँ पर दिया है आपका जस्ट अबव द कर्निस इन केशव्स हाउस, जस्ट बिलो द कर्निस इन केशव्स हाउस, जस्ट ओवर द कर्निस इन द केशव्स हाउस, जस्ट बिहाइंड द कर्निस इन केशव्स हाउस। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा आपका ए नंबर होगा, जस्ट अबव द कर्निस इन द केशव्स हाउस। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसमें इस प्रकार दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो दिया है इसको आप लिख सकते हैं कि इसका जो आपका आंसर होगा वो इस प्रकार है। हिंदी में इसको बोला जाएगा कि 2 पक्षी को देखकर उन्हें जो आनंद मिला वह इतना महान था कि वे दूध और जलेबी के आनंद के बारे में भी भूल गए, ठीक है। समझ गए ना। इसका आंसर जो होगा आपका यहाँ पर जो दिया गया है इसका ना, द प्लेस दे बिलो फ्रॉम सीइंग द 2 birds was so great that they when forget about the joy of milk and जलेबी। ये जो आपका पहला जो क्वेश्चन पहले दिया गया है उसको हिंदी में अगर आप कीजिएगा तो उसमें ये चीज़ बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पर दिया है आप देख सकते हैं आगे, यहाँ पर दिया है आपका 2 नंबर में, यहाँ पर आंसर है आपका क्वेश्चन है यहाँ पर नेम द वर्ड्स विच वेयर डन बाय द पोस्ट बिफोर गोइंग टू स्कूल अकॉर्डिंग टू द पोएम माय मदर। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा आपका वो इस प्रकार है आपका, ही यूज्ड टू collect and distribute the newspaper and to temple citizen and used to walk miles of distance before going to school। इस प्रकार इसका आंसर दिया गया है 2 नंबर का। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो दिया गया है वो ये जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दिया है राइट अबाउट 2 डिसएडवांटेज ऑफ द इंटरनेट का 2 खामियां बताने बोला है, ठीक है। जो इंटरनेट में 2 डिसएडवांटेज है उसको आपको बताने को कहा गया है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 2 डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट जो है, एक है आपका पहला नंबर हैकिंग इज़ द मोस्ट कॉमन डिसएडवांटेज ऑफ द इंटरनेट, दूसरा नंबर आपका वेस्ट ऑफ टाइम। ये दोनों आपका डिसएडवांटेज है इंटरनेट का, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है क्वेश्चन वो इस प्रकार है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो दिया गया है आपका
लिस्ट 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दिया है लिस्ट 4 इशूज दैट मलाला यूसुफजई रियलाइज्ड इन हार स्पीच। तो इसका जो पहला नंबर ए नंबर में दिया गया है, इसका आंसर लिखिएगा इस प्रकार। ए नंबर में जो है आपका सी रियलाइज द इशूज ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड हुज कैरीज गो अनहेयर्ड। ठीक है, बी नंबर का आंसर यहाँ पर आप इस प्रकार दीजिएगा द इशूज ऑफ काउंटलेस एनिमल डाइंग अक्रॉस दिस प्लांट। आपका सी नंबर जो आंसर होगा इसमें ये भरिएगा द इशूज ऑफ द होल्स इन द ओजन एंड अफेयर्ड। डी नंबर में जो आपका आंसर होगा उसको इस प्रकार भरिएगा। यहाँ पर जो दिया गया है यहाँ पर लिखिएगा आप सी रिलीज्ड ए वॉइस फॉर द मेजर इन्वायरमेंट प्रॉब्लम डिफेक्ट बाय चिल्ड्रन एंड अबाउट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये आपका डी नंबर का आंसर होगा। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। इसमें चारों जो आपका रिक्त स्थान है इसमें आप भर सकते हैं क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर जो 4 गो क्वेश्चन था आप लोगों का वो ख़त्म हो चुका है। अब जो आपका वो सब्जेक्ट है आप लोगों का गणित। ठीक है, गणित। तो गणित में आपका जो दिया गया है वो इस प्रकार है कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो गणित में दिया गया है उसमें दिया है आपका क्वेश्चन फर्स्ट में कि 3t - 4 = 11। तो t का मान निम्नलिखित में क्या होगा? 15 होगा, 45 होगा, 5 होगा या 41 होगा, हम लोग बना के दिखाएंगे। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको इसको लिखना है इस समीकरण को यहाँ पर। ठीक है, इस समीकरण को यहाँ पर लिख दिए। अब लिखिएगा 3t - 4 = कितना आपका 11 है। तो एक काम कीजिएगा, आप यहाँ पर 3t रख दीजिएगा। 11 तो दिया हुआ है, अगर -4 को उधर ले जाइएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 3t = आपका कितना हो गया? 11 और 4 कितना हो गया आपका? 15 हो गया। तो t = आप क्या लिखिएगा उसके बाद? जब इसके साथ जो 3 जो गुना था उसको उधर ले जाइएगा तो बट्टा में हो जाएगा। तो इसको काट दीजिएगा आप। t = हो जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। मतलब आपका आंसर कितना आ गया? t का मान आपका 5 आ गया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा नंबर? तो आपका नंबर सी हो जाएगा आंसर इसमें। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो किस प्रकार देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि 75 पैसे का 2 रुपये में अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो इसमें अनुपात दिखाना है। ठीक है, तो अनुपात किस प्रकार दिखाइएगा? यहाँ पर दिया है आपका 75:2, यहाँ पर दिया गया 3:8 और इसमें दिया गया 3:4 और जिसमें दिया गया 8:3। तो इसको अनुपात कैसे करेंगे? पहले लिखेंगे हम क्या? अनुपात बराबर 75 पैसे बटा कितना? 2 रुपया लिखेंगे यहाँ पर। तो ऊपर वाला पैसा में है, नीचे वाला रुपया में है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों को हम लोग हटाएंगे। किस में करेंगे? रुपया में करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? 75 पैसा बाय क्या कर देंगे, आपको जो 2 रुपया था उसको हम लोग पैसे में डिवाइड कर दिए। कितना हो गया? 200 पैसा। तो 75 बाई कितना हो गया आपका? 200। तो 75 बाई 200 जो है इसको हम लोग काट देंगे। ठीक है, इसको काट के लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप इसको काट सकते हैं 25 से। तो 3 × 25 में 75 होगा। कितना होगा? 3 × 25 में 75। और इसमें 8 × 25 में कितना हो जाएगा आपका? 8 × 25 में आप लिख सकते हैं इसको 8 × 25 में, यहाँ पर 3 × 25 में 75, 3 × 25 में इसमें 75 और यहाँ पर 8 × 25 में आपका कितना हो गया? 200 हो जाता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं कि 3:8 कितना? 8, 3:8 लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 3:8 होगा। मतलब डी नंबर आंसर होगा इसका। कितना नंबर? बी आंसर हो जाएगा। कितना नंबर? 3:8। मतलब ये होगा बी नंबर आंसर। नेक्स्ट जो आपका दिया गया है वो क्या है देख सकते हैं। यहाँ पर जो दिया है आपका, यहाँ पर दिया है कि सरल कीजिए। क्या सरल करना है आपको? यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है 2x + 5 बाई 3x + 4 बराबर आपका 3 है। तो इसको आपको सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है,
तो सरल कीजिए यहाँ पर बोला है, तो लिखिए आप जो लिखा हुआ है पहले, या जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पर उसको बैठाइए, ठीक है। तो 3 के नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 दे सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, 1 दे के इसके साथ गुना कीजिएगा, 1 दे के ये 2x, यहाँ पर जो दिया है 3 दे के इसके साथ गुना कीजिए, 3x + 4, और यहाँ पर 3 है पहले तो 3 दे दिए, और 3x + 4 इसके साथ गुना कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो गुना कीजिएगा तो आपका होगा क्या, यहाँ पर देख सकते हैं ये इसके साथ गुना होगा और ये इसके साथ गुना होगा। तो यहाँ पर लिख दिया हम इसको, इसके साथ गुना 3 इंटू ब्रैकेट दे के 3x + 4 बराबर आपका जो है 1 इंटू कितना हो गया 2x + 5, ठीक है। अब दोनों को गुना करते हैं तो 3 3 जा कितना हो गया, 3 3 जा 9 हो गया आपका, 9x हो गया, और 3 4 जा 12 हो गया, प्लस 12 कर दिए बराबर 1 से अगर गुना करेंगे तो जो है वही रह जाएगा, 2x प्लस कितना हो जाएगा 5। उसके बाद जो है आपका 9x है और 2x को इधर ले आएंगे, ये जो 2x है इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, और यहाँ पहले से ही 5 था ऑलरेडी तो 5 लिख दिए यहाँ पर, और 12 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 5 - 12 हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 9x - 2x = कितना हो गया आपका 7x, और यहाँ पर -12 में से 5 गया तो कितना हो गया -7, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखिएगा आप कि x बराबर तब आपका कितना हो जाएगा, इसको काट दे सकते हैं कि -7 से 7 को काट दीजिएगा तो -1 निकल जाएगा, तो इसका x का वैल्यू क्या निकल जाएगा आपका -1, ठीक है। तो इसका वैल्यू भी आपका निकल गया, x का वैल्यू -1। अब नेक्स्ट देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर जो दिया है आपका इस प्रकार है कि राम एक साहूकार से 40,000 रुपया उधार लिया, यदि वार्षिक ब्याज की दर 7% है तो 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित करना है, मतलब सालाना उसको ब्याज देना है, ठीक है, वार्षिक संयोजित करना है। तो आपका मूलधन कितना है, कितना पैसा लिए हैं आपने 40,000 रुपया लिया, समय कितना आपका तो 2 वर्ष है, तो मिश्रधन बराबर हो जाता है क्या, और जो आपका दर है वो कितना दिया गया है 7%। तो आपका मिश्रधन बराबर फॉर्मूला हो जाता है, यहाँ पर जो मिश्रधन दिया गया है तो मिश्रधन बराबर सूत्र होता है मूलधन गुना 1 प्लस दर बटा 100, और पावर में आपका कितना है n है, n जो है ये आपका पावर में है। तो यहाँ पर बैठा सकते हैं जो आपका मूलधन है, कितना रुपया लिए थे आपने लिया था 40,000 रुपया, इसलिए 40,000 रुपया यहाँ पर लिख दिए, गुना यहाँ पर 1 प्लस दर कितना था 7%, 7 लिख दिए बटा 100 कर दिए, और ये n जो है n मतलब होता है क्या समय, वर्ष, कितना वर्ष मतलब 2 वर्ष, यहाँ पर 2 लिख दिए। तो अब इसको क्या कीजिएगा, यहाँ पर 40,000 गुना, अब 100 देखिए इसका सरल कीजिए, 1 और कुछ नहीं है यहाँ पर, तो क्या है आपका यहाँ पर आप लिख सकते हैं कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 दे सकते हैं, तो 1 और 100 का लॉसो कीजिएगा 100 होगा, और आप यहाँ पर क्या कीजिएगा 1 से अगर 100 को भागा कीजिएगा तो आपका निकलेगा कितना 100, तो 100 इंटू 1 मतलब कितना हो गया आपका 100 प्लस 100 से 100 को भागा कीजिए 1 निकलेगा मतलब 7 हो गया, तो यहाँ पर 7 दे दीजिएगा और होल में आपका 2 रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आगे, और यहाँ पर जो दिया है आप क्या कर कीजिएगा, यहाँ 40,000 लिख दीजिएगा, 40,000 गुना आप ये दोनों को जोड़ दीजिए, 100 और 7 जोड़िएगा तो कितना होगा 107, नीचे 100 है इसका स्क्वायर कर दिए। अब 40,000 गुना इसका स्क्वायर मतलब 2 बार, तो एक बार क्या कीजिएगा 107 बटा 100 गुना 107 बटा 100 लिख दीजिएगा इसको, इसके बाद इसको काट दीजिए, इसको काटिएगा तो आपका क्या निकलेगा, किस तरह काटिएगा आप इसको देखिए, यहाँ पर 2 को 0 है कि नहीं, तो इसका भी 2 को 0 आप काट दीजिए। अब इसके बाद भी 2 को 0 है, इसको भी काट दिए और इसका भी 2 को 0 ने काट दिया, तो इसमें बचा क्या आपका 4, कितना बचा 4 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिए आपका 4, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है क्या 4, यहाँ पर आपका 4 लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपका 107 था गुना 107 था, तो ये दोनों लिख दिए हम, इसको सबको गुना कीजिएगा तो आपका आएगा कितना 45,796, कितना आएगा 45,796। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, इसका सूत्र होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन जब होगा तो मिश्रधन आपका निकला कितना है 45,796, उसमें से आपका मूलधन कितना था 40,000, घटा दीजिएगा तो कितना निकलेगा 5,796। तो ये हो गया आपका क्या निकल गया, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया, ठीक है। जो हमको निकालने कहा था कि चक्रवृद्धि ज्ञात कीजिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका हो गया कितना 5,996, ठीक है। उसके 5,796 सॉरी। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि यदि
यदि कोई बैटरी 4% हानि की चीज आती है तो 6 रुपया अधिक प्राप्त होता है, तो बैटरी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्रय मूल्य मान लेते हैं कि मान लीजिएगा आप क्रय मूल्य बराबर है x और हानि कितना आपका 4%, तो विक्रय मूल्य क्या होता है आपका क्रय मूल्य, ये जो सूत्र है आपका क्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि बटा क्या हो जाएगा आपका 100। ठीक है, तो फिर क्रय मूल्य आप x मान चुके हैं तो x बैठा दीजिएगा गुना 100 माइनस 4 क्योंकि 4% हानि था बटा 100 कर दीजिएगा। तो ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देख सकते हैं कि आप लिख सकते हैं इसको x गुना यहाँ 4 से 100 से 4 घटा तो 96 हो जाएगा, 96 बटा 100 और 96x बटा कितना हो गया 100। तो इसको आप क्या कीजिएगा, इसको आप रख दीजिए इस तरह ही, फिर लिखिएगा इधर वाला फिर से पुनः आपका लाभ प्रतिशत अगर 4 बोलता है कि हानि की जगह लाभ हो गया तो 4% अगर लाभ कीजिएगा तो भी वही वाला फॉर्मूला लगाइएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना यहाँ पर क्या दिया गया आपका 100 प्लस लाभ परसेंट बटा 100, तो उसमें बैठा दीजिए फिर से क्रय मूल्य का मान x बैठा दीजिए गुना यहाँ पर x 100 है प्लस लाभ प्रतिशत 4 है बाई क्या कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें अंतर क्या होगा, यहाँ पर हानि था तो माइनस हुआ, यहाँ पर लाभ है तो प्लस होगा। ठीक है, अब देखना है क्या यहाँ पर हो जाता कितना आपका x गुना 104 बटा कितना हो जाएगा 100। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखिए इसमें जोड़ है उसमें माइनस था तो उसमें 96 हो गया, x गुना 96 बटा 100, इसमें x गुना 104 बटा कितना हो गया 100, तो 104 बटा 100 हो गया। ये दोनों को आप क्या कीजिएगा, अब यहाँ पर जो देख रहे हैं यहाँ पर जो दिया है आपका, यहाँ पर इस दोनों को क्या कीजिएगा प्रश्न से बोलता है अगर आपका हानि की जगह लाभ होता है तो 6 रुपया उसमें अधिक मिलता है इसको। ठीक है, तो हानि जो कितना हुआ था आपका, ये जो लाभ हुआ था वो लाभ जब 4% हुआ था तो कितना आया था आपका 104 बटा 100। ठीक है, और जब हानि हुआ था तो 96x बटा 100 था, तो इसको आप सरल कीजिएगा, इससे इसको घटा दीजिएगा तो कितना प्राप्त होता है आपको 6 रुपया। ठीक है, तो ये दोनों का 100 और 100 का लॉस कीजिएगा तो क्या होगा आपका 100। अब 104 में देखिए 100 से 100 घटाइएगा गुना भागा कीजिएगा तो 1 निकलेगा तो 104 ही होगा। मतलब अगर नीचे वाला समान रहे तो ऊपर वाला भी समान होता है, ये जानते हैं आप। सरल कीजिएगा -104 माइनस कितना 104 माइनस कितना हो गया 96x बराबर आपका कितना आता है 6। तो यहाँ पर देख रहे हैं 104 में से 96 अगर गया तो आपका क्या हो गया 8x बराबर क्या 8x बाई कितना आपका 100 बराबर 6। तो आप एक काम कीजिएगा, ये नीचे है इसलिए इसके साथ इसको उधर ले जाइएगा तो ये वाला गुना में हो जाएगा। तो 8x इक्वल टू क्या होता है आपका 6 गुना 100। ठीक है, अब सिर्फ x बराबर तब क्या होगा 6 गुना 100 बटा 8। तो इसको एक काम कीजिएगा, इसको आप काट दीजिएगा। ठीक है, काट दीजिएगा तो क्या निकलेगा 8 से 4 से इसको काट दीजिए, 4 से काटिएगा तो कितना होगा 4 से काटिएगा तो 2 निकलेगा और 4 से इसको काटिएगा तो कितना निकलेगा 4 25 में 100। ठीक है, अब क्या है आपका इससे 2 से काट दीजिए इसको कितना निकला 3, तो आपका जो है 3 गुना 25 मतलब 75 निकल गया। एक्स का वैल्यू कितना निकल गया 75। तो आपको माना क्या इसमें क्या बोला था कि क्या निकालिए, तो क्रय मूल्य निकालने बोला था, जो आप माने थे क्या एक्स, तो एक्स का वैल्यू जो निकलेगा वो क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य बराबर आपका 75 रुपया हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या है देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो दिया गया है वह क्या दिया है। ठीक है, यहाँ पर आप विज्ञान का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर दिया गया है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालन नहीं करता है, विद्युत का चालन कौन नहीं करता है। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन दिया है नींबू का रस, बी नंबर धातु, तीसरा नंबर जो सी नंबर है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, और 4 नंबर जो है वह है प्लास्टिक। तो आप जानते हैं इस सब में विद्युत का चालन होता है लेकिन प्लास्टिक में विद्युत का चालन नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा प्लास्टिक। अब जो है वह है आपका निम्नलिखित में से किस प्रक्रम के द्वारा जीवों की पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित होता है, तो उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है वह इस प्रकार है, यहाँ पर ऑप्शन जो दिया है यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर वृद्धि है 1 नंबर, दूसरा नंबर जनन, श्वसन और पाचन दिया है ऑप्शन। तो इसमें से आंसर हो जाएगा आपका, इसमें से आंसर होगा आपका जनन, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या चलता रहता है जनन होते रहता है और आगे वंश बढ़ता रहता है। ठीक है, निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी जनन होते रहता है और आगे सब बढ़ता रहता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वह इस प्रकार है, देख सकते हैं
यहाँ पर जो दिया गया है 3 नंबर क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है आपका, जब किसी संपरिचित क्षेत्र जब इसमें 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, जब किसी संपरिचित क्षेत्र, इसमें जो 3 नंबर क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, जब किसी संपरिचित के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबाते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण हमको लिखना है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर जो दिया है उत्तर, जब किसी संपरिचित के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबाते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, क्योंकि दोनों सिरों को विलयन में डालने पर विलयन के विद्युत का चालक होने के कारण संपरिचित में से विद्युत प्रवाहित होने लगती है। विद्युत प्रवाहित होने से विद्युत के चुंबकीय प्रभाव के कारण तारों के चारों ओर तक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र से आने पर ही चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। तो ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, जब किसी संपरिचित के स्वतंत्र सिरों के बीच विलयन में डुबाते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होता है, इसका कारण बताइए। तो इस प्रकार अगर उसमें डुबाया जाता है तो उसमें क्या होता है, करंट फ्लो हो जाता है, जिसके कारण वह विक्षेपित हो जाता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वह इस प्रकार है, देख सकते हैं यहाँ पर 4 नंबर में जो दिया गया है, यहाँ पर जो दिया है आपका, क्या तेज बारिश के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन का मरम्मत करना सुरक्षित होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है कि बारिश के समय मेन लाइन को ठीक करना, बाहरी मेन लाइन को ठीक करना जो लाइनमैन के लिए सुरक्षित होगा, तो इसका फुल्ली आंसर होगा नहीं। क्या होगा? नहीं, क्योंकि तेज बारिश के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन का मरम्मत करना सुरक्षित नहीं होगा, क्योंकि जल विद्युत का सुचालक होता है, अतः व्यक्ति को विद्युत के झटके लग सकते हैं। ठीक है, अगर मेन लाइन में बारिश हो, उस समय मेन लाइन को छुआ तो उसको करंट लग जाएगा। ठीक है, तो उस समय क्या होगा करना मतलब सुरक्षित नहीं होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो इस प्रकार है, यहाँ पर दिया गया है 5 नंबर में, विद्युत लेपन क्या है? ठीक है, और इसमें जो है क्वेश्चन विद्युत लेपन क्या है, ख नंबर में दिया है आपका, लोहे के बने कार के बम्पर, पहिए की रिम, साइकिल के हैंडल आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन किया जाता है, इन्हें क्रोमियम का ही क्यों नहीं बनाया जाता है? देखिए, अथवा इसमें और भी क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन क्या है, और या ये 4 में से दो का ही आपको आंसर देना है, आप दोनों देने से भी चलेगा। ठीक है, जंतुओं में अलैंगिक जनन की किन्हीं 2 विधियों का उदाहरण सहित वर्णन करें। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें क्वेश्चन दिया है, आप इसका आंसर इस प्रकार दे सकते हैं। देखिए, इसका जो आंसर होगा वो इस प्रकार होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका विद्युत लेपन क्या है, इसका आंसर हो जाएगा इस प्रकार कि विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु की सतह पर इच्छित धातु के निरपेक्ष करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी धातु के ऊपर दूसरे धातु की विद्युत लेपन कर मतलब चढ़ाना ही उसको क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसी में जो क्वेश्चन था दूसरा कि क्रोमियम के मतलब क्रोमियम को ही क्यों चढ़ाया जाता है दूसरे धातु के ऊपर, तो उसका आंसर ये होगा, उस धातु उसमें क्रोमियम का निकल क्यों चढ़ाया जाता है जबकि क्रोमियम का ही क्यों नहीं बनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा इस प्रकार कि क्रोमियम का विद्युत लेपन चमकदार बनाने के लिए किया जाता है,
क्रोमियम एक महंगी धातु है, अतः पूरी वस्तु क्रोमियम का बनाना आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। इस कारण सस्ते धातु की बनाई जाती है तथा उस पर क्रोमियम की परत निरपेक्ष किया जाता है। मतलब अगर क्रोमियम का बनाया जाए तो वो बहुत ही महंगा हो जाएगा, जिसके कारण सस्ती धातु का बनाया जाता है, लेकिन उसके ऊपर क्या किया जाता है, विद्युत लेपन करके क्रोमियम को चढ़ाया जाता है। ठीक है, मतलब क्रोमियम का विद्युत लेपन किया जाता है, निरपेक्षित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। यहाँ पर दिया गया है कि अलैंगिक जनन क्या है। तो अलैंगिक जनन क्या है, इसका आंसर होगा इस प्रकार। अलैंगिक जनक वह जनन जिसमें दो भिन्न लिंग वाले जीव की आवश्यकता नहीं होती, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, जिसमें दो भिन्न लिंगों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। नेक्स्ट जो आपका उसी में और एगो अथवा देखिए आंसर जो ख नंबर था वो था आपका क्या, यहाँ पर जो दिया गया है कि विखंडन जो है आपका, विखंडन क्या है। तो विखंडन आपका आंसर होगा ये कि जनन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मुख्य एक कोशिकीय जीव विखंडित होकर दो या दो से अधिक जीवों का निर्माण करता है, उसे विखंडन कहते हैं। जैसे अमीबा जो है आपका वह विखंडित है, जो दो या दो से अधिक जीवों का निर्माण करता है। उसके बाद जो है आपका 2 नंबर में वह जनन की वह प्रक्रिया जिसमें सबसे पहले जीव के शरीर पर एक उभर बनाता है, जिसे मुकुलन कहते हैं। यह मुकुलन समय के साथ बड़ा होकर अलग हो जाता है और स्वतंत्र जीव का निर्माण करता है, उसे मुकुलन कहते हैं। जैसे हाइड्रा और ईस्ट कोशिका, ये इसका उदाहरण है। ठीक है, जनन में क्या बोला है, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें सबसे पहले जीव के शरीर पर एक उभार बनता है, जिसे मुकुलन कहते हैं। उभार आता है जिसे क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। यह मुकुलन समय के साथ बड़ा होकर अलग हो जाता है और स्वतंत्र जीव का निर्माण करता है। मतलब वो बड़ा होने के बाद वो अलग हो जाता है, उससे क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या है देखते हैं यहाँ पर। ये आपका नेक्स्ट जो है ये सामाजिक विज्ञान का है। कहाँ किसका है, सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान में क्या क्वेश्चन दिया गया है देख सकते हैं। यहाँ पर जो है आपका इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारत में वनों के बारे में जानकारी देने का प्रमुख स्रोत है। तो वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, राजस्व सर्वेक्षण या वन सर्वेक्षण। तो आंसर वनों के बारे में तो वन बताएगा ना, तो आंसर हो जाएगा वन सर्वेक्षण। ठीक है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण जैसे विषय पर निम्नलिखित में से कौन कानून बना सकता है या सकती है। केंद्र सरकार, न राज्य सरकार, न प्रधानमंत्री, न ए और बी दोनों, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा आंसर, कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है वो क्वेश्चन वो इस प्रकार है, देख सकते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर में दिया गया आपका, उपयोग के आधार पर संसाधन का कौन सा प्रकार इनमें शामिल नहीं है। तो नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय, ये जो सर्वव्यापक संसाधन, न अनवीकरणीय संसाधन, न चक्रीय संसाधन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सर्वव्यापक संसाधन होगा इसका आंसर। ठीक है, आधार के संसाधन क्या हो जाएगा आपका, जो शामिल नहीं है वह होगा सर्वव्यापक संसाधन। नेक्स्ट जो आपका है क्वेश्चन वो इस प्रकार है, यहाँ देख सकते हैं। सतत पोषणीय विकास क्या है। ठीक है, सतत पोषणीय विकास के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, रखना आवश्यक है। समझ गए ना, सतत पोषणीय विकास के लिए किन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये इस प्रकार कि जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्रकृति संसाधन के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति
व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना, और इसमें कहा अगर लास्ट में जो है आपका समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने का योग्य बनाना। ये सभी क्या है, सतत पोषणीय विकास का क्या है, आदतें हैं, सही आदतें हैं। इसके बिना मतलब जो है आप लोगों का विकास नहीं हो सकता। इसी प्रकार ये जो दिया गया है इसको ध्यान रखते हुए हमारे पर्यावरण मतलब जो विकास है वो आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो देख सकते हैं इस प्रकार है, यहाँ पर जो दिया है देख सकते हैं, यहाँ पर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार होने के कोई दो लाभ बताएं। मौलिक अधिकार के दो लाभ बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार होने का दो लाभ, राज्य किसी भी नागरिक से जाति, लिंग, स्थान, धर्म इत्यादि पर भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, राज्य किसी भी नागरिक से जाति, लिंग, स्थान, धर्म इत्यादि पर भेदभाव नहीं कर सकेगा। दूसरा क्या है, किसी भी जाति, धर्म, संस्कृति के लोग सार्वजनिक स्थान पर जा सकते हैं। मतलब जहाँ सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर कोई भी धर्म का, इधर कोई भी धर्म, जाति, संस्कृति का हो वह सार्वजनिक जगह पर जा सकता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वह आपका दिया गया है इस प्रकार 6 नंबर में, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है स्वतंत्र भारत में होने वाली जनगणना कौन कौन सी है बताइए। देखिए स्वतंत्र भारत में होने वाली जनगणना कौन कौन सी है बताइए। तो इसमें जो है आपका देखिए 2021 में जो है नहीं हुआ है। कब नहीं हुआ है, बाकी सब में हुआ है। देखिए यहाँ पर दिया है, पहला हुआ है आपका कितना 1951, 61, 71, 1981, 1991, 1901, 2001, उसके बाद 1911 हुआ है, लेकिन 21 में नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि कोरोना के कारण यहाँ पर जनगणना जो है हम लोग का नहीं हुआ है। 2021 में जनगणना होने वाला था लेकिन नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, देख सकते हैं आगे यहाँ पर दिया गया है। ये आपका क्वेश्चन किसका है, संस्कृत का। किसका है, संस्कृत का। ये जो गद्यांश है इसको पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर देना है। तो इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं क्या है संस्कृत में आपका, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर जो दिया है आपका खगा कुरुत करंती। ये जो आपका खग है, खगा कुरुत करंती, समझ गए ना। तो इसमें जो है आपका आंसर हो जाए, इसमें आपका क्या दिया है, पहले आपका ऑप्शन क्या दिया है, यहाँ पर वृक्ष है, वृक्षे, पुष्पे, बालके, हिंदोले। ठीक है, तो इसका जो होगा आपका वृक्ष होगा, मतलब पौधा। ठीक है, वृक्ष मतलब पेड़ जो है उसमें। ठीक है, आंसर हो जाएगा खगा कुकरंती, मतलब कहाँ पर क्या करता है, तो वो होगा आपका वृक्ष से क्या करता है। ठीक है, वृक्ष में करता है। ठीक, इसका वृक्ष आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका है 2 नंबर में, जना अति पदे का विविधता क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट 2 नंबर में, जना इति पदे का विविधता, तो इसमें होगा कौन सा पद था जो इसमें इति पदे बोला। ठीक है, तो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या प्रथमा, तो आंसर हो जाएगा क्या आपका प्रथमा पद। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रथमा। उसके बाद जो आपका है इसमें दिया है 3 नंबर में, यहाँ पर कहा है आपका क पदपान सिचरती। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मालाकार पदपान सिचरती। ठीक है, सिचती। उसके बाद जो है आंसर होगा 4 नंबर में, आप देख सकते हैं इसका यहाँ पर दिया है आपका आंसर होगा जना प्रातः उद्याने भ्रमंती अस्मिन् वाक्ये अभ्यंत किस्मती किमस्ति। तो इसमें जो आपका आंसर होगा उसमें होगा अस्मिन् वाक्ये प्रातः अव्यन पद अस्ति। ठीक है, तो इस प्रकार आपका संस्कृत का जो 4 नंबर है इसका आंसर इस प्रकार होगा, आप लिख सकते हैं। देखें, अगर आप लोगों को ये वीडियो
थोड़ा सा भी हेल्पफुल एवं इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और आगे आने वाले जितने भी आप लोगों का मंथली असेसमेंट होगा, हम सारे क्लास के आप 6 से लेके 8 तक, 9 तक, 10 तक सब के हम वीडियो बना चुके हैं। आप लोग उसको देख सकते हैं। थैंक यू।